हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज की वीडियो में हम आर्थिक भूगोल का टॉपिक फॉरेस्ट्री करने जा रहे हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फॉरेस्ट्री यानी वानिकी। सबसे पहले जानते हैं कि जलवायु और मिट्टी के अंतर संबंध से ही कोई भी वनस्पति जन्म लेती है। यानी किसी भी टाइप की वनस्पति, चाहे वो वनस्पति तीन तरह की होती हैं। एक होती है झाड़ियाँ, घास और वन। झाड़ियों को इंग्लिश में श्रब्स कहा जाता है, घास को ग्रास और वन को फॉरेस्ट। ये तीनों तरीके की वनस्पतियाँ, किसी भी प्रकार की वनस्पति दो चीज़ों के इंटर रिलेशनशिप से पैदा होगी। एक होगा क्लाइमेट, दूसरा होगा सॉइल। यानी इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में किस तरीके का अंतर संबंध है, उसी से जो वनस्पति होगी उसका टाइप चेंज होगा। और उसकी जो एवंडेंस है या कितनी मात्रा में उपलब्ध होगी वो वनस्पति, वो भी डिपेंड करेगी जलवायु और मिट्टी पर। ठीक है। अगर हम केवल जलवायु की बात करें तो जलवायु के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, तापमान, प्रेशर, वायुदाब, ठीक है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी। ये सारी चीज़ें आपकी जलवायु की हैं। इसी प्रकार के मिट्टी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, यानी सॉइल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसकी वजह से वनस्पतियाँ अलग अलग प्रकार की उसमें उगाती हैं। अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु का एक एलिमेंट्स लेके चलते हैं, टेम्परेचर। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर के बेसिस पे वनस्पति कैसे कैसे चेंज होती है। यदि हम बात करें एक ऐसे रीजन की जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर है, यानी कोई मरुस्थल वाला प्रदेश है जिसमें बहुत अधिक तापमान है, वर्षा कम हो रही है, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगेंगे उनकी जड़ें बहुत लंबी होंगी, ताकि जो नीचे से कहीं से उन्हें वाटर का सोर्स हो पाए, यानी जहाँ से भी पानी इकट्ठा कर सकते हैं उसको गैदर करें, जिससे वो अपना भोजन निर्माण कर सकें। यानी उन पेड़ पौधों की जड़ें आपकी लंबी मिलती हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा या जहाँ पे वर्षा कम हो रही है। ठीक है। और वहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे उनकी पत्तियाँ बहुत ही छोटी हो जाएंगी, बहुत ही नीडल शेप की हो जाएंगी। यानी जो चौड़ी पत्तियाँ यहाँ पे नहीं मिलेंगी, बहुत ही पतली पत्तियाँ मिलेंगी, या फिर उन पत्तियाँ सिकुड़ कर कांटे बन जाएंगी, क्योंकि वो अपना जितना भी पानी हो है उसको होल्ड करके रखना चाहता है कोई भी पेड़, क्योंकि वहाँ पे पानी का एबंडेंस नहीं है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा पड़ रहा है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बाष्पीकरण पानी का ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होता है कि जब बाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो पेड़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस वहाँ पे पानी एबंडेंस में नहीं है, पानी अधिक मात्रा में नहीं है। तो क्या होता है कि वो पेड़ की पत्तियाँ मोड़ मोड़ के एक बहुत पतली बन जाती हैं सीक आकार में, और कभी कभी वो कांटे भी बन जाती हैं, जिससे पानी का क्षय को बचा के रख सके, यानी पानी को नष्ट होने से बच जाए। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें वेरी लो टेम्परेचर वाले रीजन्स, यानी कोई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे तापमान बहुत कम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो बहुत ही छोटी जड़ें पाई जाती हैं, और कम पत्ते होते हैं। उन रीजन्स में भी बहुत कम पत्ते मिलते हैं, जैसे मॉस एंड लाइकन्स इसका एग्जांपल है। ये आपका टुंड्रा वाले रीजन्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ऐसे रीजन की बात करें जहाँ पे ना तो ज़्यादा टेम्परेचर है ना ही कम टेम्परेचर है, तो यहाँ पे अगर मॉडरेट टेम्परेचर है, सुटेबल टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे उनकी पत्तियाँ बहुत बड़ी होंगी, चौड़ी पत्ती वाले वनस्पति पाई जाएगी, जैसे आपका सदाबहार वन। ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन, कॉन्गो बेसिन। ठीक है। तो ये सभी आपके सुटेबल टेम्परेचर वाले रीजन्स हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट का दूसरा एलिमेंट है जल आपूर्ति या वाटर सप्लाई। यानी अब हम देखते हैं कि वाटर सप्लाई के हिसाब से प्लांट्स में क्या क्या वेरिएशंस आता है, वेजिटेशन में क्या क्या वेरिएशन आता है। तो एक्चुअली जल का रोल क्या होता है, किसी भी पेड़ पौधे के लिए जल क्या करता है। जहाँ पर जल पाया जाएगा, पेड़ पौधा क्या करेगा कि जो जड़ें हैं, जैसे यहाँ पे वाटर है, तो पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा उस वाटर को ऊपर की तरफ सोखेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। और जाइलम के थ्रू ये पानी पत्तियों तक पहुंचेगा। अब एक्चुअली वाटर ही नहीं जाता है, वाटर क्या करता है कि वाटर जहाँ पे होगा, पानी होगा, वहाँ के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने आप में अवशोषित कर लेगा उन न्यूट्रिएंट्स को। जितने भी पोषक तत्व हैं वो वाटर में मिल जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, और उस पानी के थ्रू वो सीधे कहाँ पे पहुँच जाएंगे, पेड़ पत्तों के जो पेड़ की अलग जो टहनियाँ हैं, शाखाएँ हैं, पत्तियाँ हैं, तने हैं, वहाँ तक उनका पहुँच जाना होगा। यानी जाइलम टिश्यू के थ्रू जड़ से पानी के साथ साथ जो पोषक तत्व हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, उससे भोजन बनाने में आसानी होगी या भोजन बन जाएगा। और यहाँ जिस पेड़ पौधे भोजन बना लेते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं अपना, ठीक है, खुद से ही। तो जहाँ पे पेड़ पौधे भोजन खुद से बना लेंगे, वो वहाँ पे वेजिटेशन की मात्रा है वो अधिक बढ़ जाएगी, यानी वनस्पति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाएगी। और जहाँ पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स, पर्याप्त वाटर सप्लाई ये सब अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, वनस्पति खत्म हो जाएगी। तो सिंपल यही
यही है कि जहाँ पर जल की मात्रा अधिक होगी, यानी जहाँ पर अधिक जल होगा, वहाँ पे अधिक भोजन बनेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और वहाँ पे वनस्पतियों की अधिकता पाई जाएगी। ठीक है, जैसे अमेजन का जंगल, कॉन्गो बेसिन का जंगल। अमेजन का जंगल, कॉन्गो बेसिन का जंगल, ये दोनों ही इक्वेटर वाले रीजन पे हैं, भूमध्य रेखा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। क्योंकि भूमध्य रेखा की एक प्रॉपर्टी है कि हर डेली 2 बजे वहाँ पे बारिश हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, जिसकी वजह से एवेपोरेशन होता है और वहाँ पे बाष्पीकरण के आपके संघनन के बाद वो बारिश होती है। ठीक है, डेली 2 बजे बारिश होती है, जैसे डेली 2 o'clock रेन कहा जाता है। तो वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जल रहेगा, जिसकी वजह से अधिक भोजन बनेगा, और अधिक भोजन बनने के कारण वहाँ की वनस्पतियों की अधिकता रहेगी। ठीक है, बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी वहाँ पे। और वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो नम भूमि के पौधे होंगे, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, या वाटर लविंग प्लांट्स कहा जाता है। दूसरा रीजन कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे कम मात्रा में पानी अवेलेबल हो। जहाँ पे कम मात्रा में पानी अवेलेबल होगा तो उनके साथ कम पानी पत्तियों तक पहुँचेगा, और कम पानी पत्तियों तक पहुँचेगा, उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, जो पानी के साथ ऊपर पत्तियों तक जाते हैं, वो भी कम मात्रा में पहुँचेंगे। जिससे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस के कारण कम भोजन अवेलेबल होगा प्लांट्स के लिए, और वनस्पतियों की मात्रा वहाँ पे उस प्रदेश में कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश। और वहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी लंबी जड़ें होती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी तक पहुँच सके। कम पत्ते रहेंगे वहाँ पे, चिकना तना रहेगा, जिससे कि जो एवेपोरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन होता है पेड़ पौधों की पत्तियों से, वो कम हो सके। और वहाँ पे जो पेड़ पौधे उगेंगे वो शुष्क जलवायु के पौधे होते हैं, जिन्हें जीरो फाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश के द्वारा, सनलाइट के द्वारा। तो सनलाइट किस चीज़ में हेल्प करता है? ये भी आपका जलवायु का एक एलिमेंट्स है। तो प्रकाश किस चीज़ में हेल्प करेगा? प्रकाश हेल्प करेगा फूड प्रोडक्शन में, यानी भोजन बनाने में हेल्प करेगा। अधिक लाइट रहेगी किसी रीजन में जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है वहाँ पे क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ जाएगा उन पेड़ पौधों की पत्तियों में। और जहाँ पे क्लोरोफिल बढ़ जाएगा वहाँ पे उनका कलर्स, पेड़ पौधों का कलर हरा हो जाएगा, और वहाँ पे अधिक भोजन बनेगा, जिससे वहाँ की जो डाइवर्सिटी है बहुत रिच हो जाएगी, यानी बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होगी, अधिक वनस्पति पाई जाएंगे। और जहाँ पे जिस रीजन्स में कम लाइट आती है, कम सनलाइट आती है, वहाँ पे कम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो पवन यानी विंड का। तो विंड का क्या रोल रहता है? ये भी आपका क्लाइमेटिक एलिमेंट है। तो जहाँ पर विंड, हवा तेजी से चलेगी, शुष्क हवा चलेगी, तो वहाँ पे बाष्पो उत्सर्जन ज़्यादा होगा, यानी पेड़ पौधों की पत्तियों से, टहनियों से जो बाष्पीकरण अधिक होगा, तो वहाँ पे पेड़ पौधों का, यानी उनकी जो डाइवर्सिटी है वो कम हो जाएगी। पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो सूख सूख के गिर जाएंगी, या फिर वो पतली हो जाएंगी। ठीक है, यानी ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में इस टाइप का, यानी वहाँ पे क्या होता है कि बहुत तेजी से हवा चलती है। दूसरा शुष्क हवा होती है, ड्राई एयर होता है, तो वो पत्तियां सिकुड़कर एक नीडल शेप में आ जाती हैं, या फिर एक आपका कांटा बन जाती हैं। ठीक है, तो ये विंड का रोल हो गया, पवन का रोल हो गया। दूसरा चीज है, यानी एक तो होता है कि वनस्पति को अफेक्ट करने के कारक होता है जलवायु के कारक, जिसमें हमने तापमान पढ़ा, सनलाइट पढ़ी, विंड पढ़ा, जल पढ़ा, वाटर सप्लाई पढ़ी। अब हम बात करते हैं मिट्टी की, सॉइल की। ठीक है, तो हर रीजन में सॉइल बनना, यानी जो लेथोस्फीयर की जो ऊपरी परत होती है उसके बेदरिंग से सॉइल बनता है। अब जो पेरेंट सॉइल होगी, पेरेंट रॉक होगी, उससे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की सॉइल जो मिट्टी बनती है आपकी। अलग अलग मिट्टी की अपनी अपनी, यानी हर मिट्टी में जैसे एक एलुवियल सॉइल है, एक ब्लैक सॉइल है, ठीक है, एक माउंटेनियस सॉइल है, डिजर्ट सॉइल है, ये बहुत सारी प्रकार की सॉइल होती हैं। अब इन सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। किसी में कोई चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, किसी में किसी चीज़ की यानी अधिक मात्रा में कोई चीज़ पाई जाती है। तो इनकी वजह से क्या होता है, इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, फिजिकल कंपोजिशन है, ये चेंज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो उसी सॉइल के हिसाब से पाए जाएंगे। जैसे ब्लैक सॉइल होगी तो वहाँ पे कॉटन अधिक मात्रा में मिलता है, यानी आपका कॉटन प्लांटेशन होता है, यानी जो आपका कपास है वो अच्छे से उग सकती है। ठीक है, लेटराइट सॉइल है तो वहाँ पर रबर प्लांटेशन या दूसरी टाइप्स की प्लांटेशन होंगी। जबकि आपकी एलुवियल सॉइल है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में कोई भी, यानी लगभग सभी फसलें उगाती हैं एलुवियल सॉइल में। ठीक है, तो ये सॉइल के हिसाब से भी जो वेजिटेशन उगेगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मिट्टी के हिसाब से चीज़ें वनस्पति की चेंज होंगी, वनस्पति का आकार, वनस्पति का टाइप्स, ये डिपेंड करेगा सॉइल पे।
ठीक है। तो ये अभी हमने देखा जलवायु और मिट्टी के अंतर संबंधों से वनस्पति के प्रकार और वनस्पतियों की अधिकता चेंज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें यानी जो प्रकृति ने खुद से दी है, तो ये तीन तरह की होती है। पहले हमने बात की फॉरेस्ट की, सेकंड होता है ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान हो सकते हैं, तीसरा हो सकता है डिजर्ट्स या मरुभूमियाँ हो सकती हैं। ठीक है। अब हमें जिस इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो केवल हमें फॉरेस्ट यानी वन पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि विश्व लेवल पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट के बारे में कुछ तथ्यों को पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट कहाँ पे उगेगा? फॉरेस्ट उसी रीजन में उग सकता है जहाँ पे अधिक वर्षा हो रही हो। ठीक है। यानी वाटर सप्लाई बहुत अधिक मात्रा में हो या अधिक नमी वाले स्थानों पर ही फॉरेस्ट उग सकता है यानी वन होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू FAO 2020 रिपोर्ट यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की संख्या 20 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 31% ऑफ टोटल लैंड एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर। जितना भी भूमि है, लिथोस्फीयर है, जितना भी पृथ्वी पर भूमि है, उसका 31% भाग फॉरेस्ट कवर्ड है। यानी वहाँ पर वन आवरण पाया जाता है। यानी 31% ऑफ जितनी भूमि है पूरे विश्व की, उस पर वन रहता है। मोर देन हाफ यानी जितना भी वन है उसका लगभग 54% भाग, यानी आधे से ज़्यादा भाग, यानी जितने पे वन पाया जा रहा है उससे लगभग उसका 54% भाग केवल 5 कंट्रीज या 5 देशों में है। ये 5 देश हैं ब्राज़ील, कनाडा, चीन, रूस और USA। ठीक है। इन 5 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा वन आवरण पाया जाता है। आपका 5 कंट्रीज में ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, रशिया और USA हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वन आवरण किस देश में होगा, तो वो सर्वाधिक वन आवरण आपका रूस में पाया जाता है। ठीक है। रूस का लगभग वर्ल्ड का, विश्व का लगभग 1/5वां भाग जितना वन का है उतना आपका रूस में पाया जाता है। मैक्सिमम फॉरेस्ट टू लैंड रेशियो कितना है? यानी मैक्सिमम फॉरेस्ट टू लैंड रेशियो का मतलब है कि जितना एक देश के पास ज़मीन है, मान लो 100 एकड़ ज़मीन है, तो उसका कितना पोर्शन वन से ढका हुआ है। तो ये हो गया मैक्सिमम फॉरेस्ट टू लैंड, मतलब फॉरेस्ट टू लैंड एरिया, लैंड रेशियो। ये सबसे अधिक पाया जाता है गैबोन में। गैबोन का 91.3% भाग, यानी अगर ये गैबोन है जिसमें 100 एकड़ ज़मीन है, तो इसका 91.3 एकड़ ज़मीन पर आपका वन देखने को मिलेगा। यानी मैक्सिमम फॉरेस्ट टू लैंड रेशियो आपका गैबोन में है, और गैबोन आपका अफ्रीकन कंट्री है एक। अब बात करते हैं वनों के प्रकार या टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइप्स के वन दिखाए, वन माने हैं। हम यहाँ पर 5 प्रकार के वनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये ट्रॉपिकल क्षेत्रों की बात हो रही है, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में आपके एरिया होगा। इसे हम हिंदी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा है एवरग्रीन है, यानी सदा पर्डी है, यानी जो पत्ते पाए जाएंगे वो हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी विशेष सीजन में सारे पेड़ के पत्ते गिर जाएं, जिसे पतझड़ बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। इन जंगलों में हमेशा एक पेड़ पर हमेशा पत्ते पाए जाएंगे। ये हो सकता है कि एक पेड़ पर ही एक समय पर एक पेड़ की पत्तियां गिर रही होंगी, यानी एक टहनियाँ से पत्तियां गिर रही होंगी, जबकि दूसरी टहनी पर पेड़ की पत्तियां जन्म ले रही होंगी। तो ये हो सकता है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक फीचर होता है। और ये तीसरा प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट पाए जाएंगे, यानी चौड़ी पत्ती के वन पाए जाएंगे। एक एक करके ये डिस्कस करेंगे बाद में। सेकंड होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल का मतलब फिर से वही है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। डेसिडियस का मतलब होता है पर्णपाती वन। ठीक है। यानी यहाँ पर एक सीजन में, ऑटम जो पतझड़ वाला सीजन होता है, वहाँ पर पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे और फिर दूसरे सीजन में वो सारे पत्ते जन्म लेंगे और नए नए सिरे से उगेंगे। ठीक है। और यहाँ पर फिर से वही चौड़ी पत्ती के पेड़ पाए जा रहे हैं। तीसरा होता है टेम्परेट रीजन। यहाँ से दो प्रकार के थे आपके ट्रॉपिकल क्षेत्रों से उष्णकटिबंधीय। अब हम यहाँ पे 3 प्रकार के वन पाए जाएंगे टेम्परेट रीजन के या समशीतोष्ण रीजन के। इसमें अगर हम बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदापर्णी वन पाए जाएंगे, यानी टेम्परेट एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। आपका केवल रीजन चेंज हो गया, ट्रॉपिकल से टेम्परेट हो गया, प्रॉपर्टी वही रही, यानी एवरग्रीन है, सदाबहार है, और ब्रॉड लीव्ड यानी चौड़ी पत्ती के वन है। चौथे प्रकार के होते हैं आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन। ये डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, यानी एक इनके पत्ते एक टाइम पे झड़ जाएंगे और फिर से नए पत्ते जन्म लेंगे। तो ये आपके टेम्परेट ब्रॉडलीफ डेसिडियस फॉरेस्ट है। और पांचवें प्रकार के जो वन पाए जाते हैं वो हैं आपके टेम्परेट यानी शीत कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय
कॉनीफेरस फॉरेस्ट। कॉनीफेरस का मतलब होता है कि इनका जो शेप होता है वो ऊपर जाके कुछ इस तरीके का हो जाता है, यानी बहुत ही कॉनिकल शेप में आ जाते हैं, इस टाइप का शेप बन जाता है। ये एक्चुअली आइस से बचने के लिए होता है, ठीक है, जो ऊपर से आइस गिर रही होती है, स्नोफॉल हो रहा होता है, तो उससे बचने के लिए इस टाइप का इनका सेफ हो जाता है, जिन्हें हम टेम्परेट कोनीफरस फॉरेस्ट कहते हैं या शीतकंडबंदी संकुल सदापर्णी वन कहते हैं। चलिए अब एक एक करके सभी वन को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी चौड़ी पत्ती के वन। इनका जो लोकेशन रहेगा, क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्षेत्र और दूसरा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो इनका लोकेशन हमेशा इक्वेटर के पास में रहने वाला है। 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में ये इस टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर का वाला रीजन है, टेम्परेचर बहुत हाई है, यानी इट्स वेरी हाई टेम्परेचर। एंड सेकंड, यहाँ पे डेली बारिश होती है 2 बजे, ठीक है, तो 2 o'clock रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नमी भी है और आपका टेम्परेचर भी है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे उनकी लकड़ी बहुत ही कठोर होगी, हार्डवुड ट्रीज होंगे, कठोर लकड़ी के वृक्ष होते हैं। अभी कौन कौन से वृक्ष होते हैं, तो ये आपके आबनूस के पेड़ देखने को मिलेंगे। महोगनी बहुत ही फेमस है यहाँ पे। बांस, बांस 2-3 टाइप्स में आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी बांस पाया जाता है, लेकिन आप महोगनी, रोजवुड, आबनूस, लोगवुड, ब्राजील वुड, रबड़, आयरन वुड, सिनकोना, सिनकोना का पेड़ भी पाया जाता है जिससे मलेरिया की दवाई कोनैन बनती है, बैंत, केला, नारियल, इन सभी पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे इन जंगलों में, ठीक है। यहाँ पे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, मीन्स इनका पतझड़ और नए पत्ते एक ही सीजन में उगते हैं। यहाँ पर जो जंगल हैं या वन हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी के होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत ही घने एक दूसरे से चिपटे हुए होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा घने होते हैं। इतने ज़्यादा घने होते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक नहीं पहुंच पाता, नीचे अंधेरा रहता है, ऊपर इनमें होड़ लगी रहती है, कंपटीशन लगा रहता है कि सूर्य के लाइट तक कौन पहुंच सकता है, यानी पेड़ों की जो हाइट है बहुत ही लंबी होती चली जाती है, लगभग 50-60 मीटर तक, ठीक है। प्रकाश पाने की यहाँ पे होड़ लगी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी हाइट बढ़ती चली जाती है, और एवरेज हाइट यहाँ पे जो मिलती है वो 70 से 100 मीटर के यहाँ पे पेड़ देखने को मिलते हैं। आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं ये आपका सदावर वन की इमेज है, ठीक है, तो ये पेड़ों की हाइट बहुत अधिक होती है ताकि वो ऊपर वाली जो पत्तियां हैं वहां तक लाइट पहुंच सके। नीचे आपको अंधेरा देखने को मिलेगा यहाँ पे। इन जंगलों को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी ये एयर को प्योरीफाई भी करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं प्लैनेट्स के लिए, जिससे इन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इन जंगलों में विभिन्न प्रकार की हाइट्स के पेड़्स पाए जाते हैं, जैसे कुछ टॉल एंड एमरजेंट ट्रीज होते हैं जो सबसे अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, जिनकी हाइट 50, 60, 70, 80 मीटर हो सकती है। उनसे नीचे होंगे डेंस कैनोपी, यानी उनकी जो कैनोपी होगी, उनका जो ऊपरी का पेड़ पौधों की जो ऊपरी की चोटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा घनत्व वाली होगी, डेंसली होगी, डेंस कैनोपी के पेड़ पाए जाएंगे, थोड़ी सी छोटी हाइट के होंगे। फिर इनसे छोटे पेड़ पौधे पाए जाएंगे आपके, ठीक है। और सबसे नीचे आपकी स्रब्स पाई जाएंगी, लताएं पाई जाएंगी, घास पाई जाएगी जो इन पेड़ों की ऊपर तक ऐसे चढ़ी हुई होती है, ठीक है। नीचे आपकी स्रब्स पाई जाएंगी, झाड़ियाँ पाई जाएंगी, तो इस तरीके के इनका वन में इस तरीके का वेजिटेशन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी में एवरग्रीन फॉरेस्ट में आए जाते हैं, यानी बहुत ही घनत्व द्वारा होते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को लेना चाहें, जैसे हमें रोजवुड निकालना है इस जंगलों से, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा, क्योंकि एक जैसे यहाँ पे जंगल है तो एक रोजवुड का ट्री यहाँ पे हो सकता है, अब दूसरा रोजवुड का ट्री यहाँ पे होगा, और बीच में बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, जिससे उन्हें एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है उन्हें एक्स्ट्रा निकालना पेड़ पौधों को जंगलों से, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं इनका जो ये बेस्ट हो जाते हैं, इनके जो पेड़ पौधे होते हैं अच्छी क्वालिटीज़ के होते हैं, इनकी बोर्ड बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, कहीं ना कहीं इन्हें एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनका वेस्टेज भी अधिक होता है। अगर मैं इनके वितरण की बात करूं तो इस टाइप के आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या फिर ये वाला जो रीजन है ग्रीन ग्रीन पैचेस दिखाई दे रहे हैं साउथ अमेरिका वाला रीजन में, ब्राज़ील के आसपास, ठीक है, ये इसे अमेजन का जंगल कहा जाता है, यानी ये लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व का फेफड़ा है, इनको सेलवास कहते हैं। इसी प्रकार से हमने कॉन्गो नदी के आसपास कॉन्गो बेसिन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया के आसपास आपके साउथ ईस्ट एशियन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये
आपका रीजन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन का, जिसे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जहां पर सबसे अधिक बारिश होती है वहां पे इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर। दूसरा आपके कोरोमंडल तट पर, जिसमें आपके समर और विंटर दोनों में बारिश होती है। कोरोमंडल के कोस्ट पर यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सेकेंड टाइप के आपके फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, यानी उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन। ये एक्चुअली जो पिछले हमने फॉरेस्ट पढ़े उनसे थोड़ी यहाँ पे बारिश कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नमी कम हो पाती है। तो जब बारिश कम रहेगी, वर्षा कम रहेगी, और वर्षा जितनी भी होती है वो अधिकतर समर के सीजन में होती है। यानी जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पे भी इसी टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यानी समर के टाइम पे ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है और आपके विंटर सूखा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि समर के टाइम पे यहाँ पे पेड़ पत्ते बहुत ही ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं, नई नई कलियाँ निकलती हैं। और आपका जो विंटर के टाइम सूखा रहता है तो उस टाइम पे जो पतझड़ होता है, ठीक है, उस टाइम पे पतझड़ हो जाता है। विंटर और खासकर सितंबर से दिसंबर वाला सीजन जो होता है वो पतझड़ वाला रहता है, ऑटम सीजन होता है, जिसमें पेड़ की सारी पत्तियां ढह जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो नमी होती है बहुत ही कम रह जाती है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपका मानसून एरियाज़ में देखने को मिलेगा, जहाँ पर मानसून रहता है वहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिया में नॉर्थ म्यांमार में, उत्तरी म्यांमार में, उत्तरी थाईलैंड में, लाओस में, नॉर्थ वियतनाम, सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन, मध्य अमेरिका वाला रीजन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीका, मलेशिया एटसेट्रा। तो इन सभी रीजन में आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। पेड़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्रीज के रूप में आपको सागवान देखने को मिलेगा, बांस, साल, चंदन, देवदार, महोगनी, बैंत, आम, जामुन, नारियल, ये सारे वन इस टाइप के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस रीजन। यदि मैं इनके लोकेशन की बात करूँ तो आपको यहाँ पर ये लोकेशन दिखाई दे रही है, जहाँ पे थोड़ा सा हल्का ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये आपका रीजन। यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे इस वाले रीजन में, यहाँ पर इस वाले रीजन में, इंडिया के आसपास, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इंडिया की बात करूँ तो मेजरली सबसे अधिक मात्रा में यही टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे ग्रीन पैचेस से दिखाई दे रहा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती की सदापर्णी वन। इनकी अगर हम लोकेशन की बात करें, इनकी उपस्थिति की बात करें, तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। भूमध्य सागरीय जलवायु की दो प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला होता है कि समर में, यानी ग्रीष्मकालीन ऋतु में यहाँ पे बारिश नहीं होती, या फिर बहुत ही कम बारिश होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इस टाइम पे यानी गर्मियों के समय पे यहाँ पे जल का अभाव हो जाता है, वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है, ठीक है, यानी सूखा पड़ जाता है। दूसरा, विंटर के समय पे, यानी ठंड में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है, बहुत ही चिल्ड ठंड पड़, यानी जो ठंड है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की पड़ती है, और उसी समय पे बारिश भी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ठंड पड़ रही है, लेकिन ठंड पड़ने का मतलब पत्तियों को झड़ना चाहिए था, बट उसी टाइम पे बारिश होती है, जिसकी वजह से उस टाइम पे पत्तियां झड़ती नहीं हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। लेकिन क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट है तो यहाँ पर भी ग्रोथ नहीं होती प्लांट्स की, ठीक है। पहला, समर में, ग्रीष्मकालीन ऋतु में जल के अभाव के कारण प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है। दूसरा, विंटर में बारिश तो होती है, यानी जल तो आ गया, लेकिन कोल्ड क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर फिर से ग्रोथ नहीं होगी प्लांट्स की, यानी समर और विंटर में ग्रोथ नहीं होती है प्लांट्स की। इन वनस्पतियों की जो ग्रोथ है वो केवल बसंत ऋतु में देखने को मिलती है, 2 से 3 महीनों में, ठीक है। तो 2 से 3 महीनों के बीच में ये फलते फूलते हैं, इन पे नई नई पत्तियां आती हैं और इनकी वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। समर और विंटर में वृद्धि देखने को नहीं मिलती, ये भूमध्य सागरीय जलवायु का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। यदि हम इनके रीजन्स की बात करें तो आपको भूमध्य सागर के आसपास वाला रीजन में इस टाइप के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। दूसरा आपका चिली, पेरू के आसपास, इधर आपका कैलिफोर्निया वाले रीजन के आसपास, और आपके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी भाग पे आपको इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, यानी ये मेडिटेरेनियन रीजन है। यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं उन्हें शॉर्ट जीरोफाइटिक ट्रीज कहा जाता है, यानी ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं। ये आपकी सूखा को झेलने वाले पेड़ पौधे हैं। इनके तने मोटे होते हैं और खुरदरी छाल से बने होते हैं, और जिनके ऊपर हल्के हल्के आपके हेयर्स पाए जाते हैं, यानी बाल पाए जाते हैं, ताकि ये पेड़ पौधे जो गर्म हवाएं चलती हैं आपकी ग्रीष्म ऋतु में, जिस टाइम पे बारिश नहीं होती, तो उस गर्म हॉट विंड्स को ये झेल पाएँ, ठीक है।
ये हॉट विंड्स को इंसुलेटर्स यानी एक इनकी जो छाल है, जो तने की जो छाल होती है वो एक इंसुलेटर की तरह कार्य करती है ताकि हीट से वो पेड़ पौधे ख़त्म ना हो, नष्ट ना हो। सो इन पेड़ पौधों को कॉर्क ट्रीज भी कहा जाता है। पत्तियों की अगर हम बात करें इन पेड़ पौधों की, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटी पत्तियां पाई जाएंगी, चिकनी होंगी और रुएदार होंगी, यानी हेरी, जूशी एंड बाउमी बैक्सी लीव्स पाई जाएंगी। क्योंकि ये इन्हें इनका जो रोल होता है वो होता है कि पानी को बचा के रख सकें, क्योंकि पानी यहाँ पे जो बारिश मिलेगी वो केवल विंटर में मिलेगी। तो विंटर से लेकर बाकी के महीनों के लिए ये वाटर को सेव कर सकें, ताकि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो मोटी होती हैं, चिकनी होती हैं और रुएदार होती हैं। अगर हम जड़ों की बात करें तो इनकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा गहरी होती हैं और लंबी होती हैं ताकि वाटर तक पहुंच सकें। अगर हम इम्पोर्टेंट पेड़ों की बात करें तो यहाँ पे ओक देखने को मिलेगा, जैतून, अंजीर, पाइन, फर, यूकेलिप्टिस, चेस्टनट, वॉलनट, सहतूत, लॉरेल, ये सभी टाइप के पेड़ पौधे यहाँ इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको ध्यान देना है कि भूमध्य सागरीय जलवायु खट्टे फलों के उत्पादन के लिए भी जानी जाती है, और जहाँ पर खट्टे फलों का उत्पादन होगा वहाँ उस एरिया को शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी ये वाला भूमध्य सागरीय जलवायु वाला रीजन शराब उत्पादन के लिए, वाइन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। और जितनी भी महंगी महंगी अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं, जैसे आपकी बुरुंडी हुई, आपकी सैम्पेन हुई, ये सभी उसी रीजन में पाई जाती हैं। या तो फ्रांस में होगी, या पुर्तगाल में होगी, या आपकी इटली में होगी। तो इस वाले रीजन्स में आपको शराब उत्पादन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेट ब्रॉड लीव डेसिडियस फॉरेस्ट की, यानी शीतोष्ण कटबंधी चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन। ये वन आपको शीत प्रधान समशीतोष्ण या पश्चिमी यूरोपीय जलवायु वाले प्रदेशों में देखने को मिलेंगे। इनका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में आंतरिक शुष्क भागों के पूर्व में 40 और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, तथा दक्षिणी गोलार्ध में पूर्वी तटों पर 15 डिग्री अक्षांशों और पश्चिमी तटों पर 40 डिग्री अक्षांशों के धुर दक्षिण तक देखने को मिलते हैं। यानी अगर हम इनका रीजन देखें तो इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग हो गया, आपका यूरोप का आंतरिक पोर्शन हो गया, इसी प्रकार से चाइना के आसपास वाला रीजन। इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो हिमालय वाला रीजन है वहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग, इसी प्रकार से आपका साउथ अमेरिका का दक्षिणी भाग में इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यानी ये वन चीन में, जापान, कोरिया, मंचूरिया, वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी कनाडा और आपका पूर्वी यूएसए, इन सभी रीजन्स में आपके इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इन फॉरेस्ट की खासियत ये है कि समर सीजन में, यानी गर्मियों के समय पे यहाँ पे मॉडरेट समर रहता है, अधिक समर नहीं, यानी अधिक गर्मी नहीं पड़ती। और दूसरा होता है कि विंटर के समय पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है मौसम। तो यहाँ पर साल भर, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर साल भर अच्छी वर्षा भी होती है, यानी गर्मियों में भी और विंटर्स में भी, ठीक है, दोनों टाइम पे बारिश अच्छी खासी होती है, जिससे यहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विंटर है बहुत ही ज़्यादा चिल्ड पड़ता है, जिससे जिससे क्या होता है, पतझड़ हो जाता है, ठीक है। यानी ठंड के कारण पतझड़ हो जाता है, लेकिन अच्छी वर्षा होने के कारण जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो बहुत ही ब्रॉड लीव्ड होती हैं, यानी बहुत चौड़ी पत्तियां होती हैं, ठीक है। अच्छी वर्षा होने के कारण पत्तियों की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, लेकिन विंटर पड़ने के कारण उनका पतझड़ भी होता है एक समय पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज की अगर हम बात करें तो ओक देखने को मिलेगा, मैपल, बीच, हेमलॉक, अखरोट, चेस्टनट, पॉपुलर, चेरी, बर्च, ये सभी पेड़ पौधे इस टाइप के क्लाइमेट्स में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, और ये अंतिम रहेगा, शीत कटबंधी सदापर्णी वन, यानी टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट। इनका विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। यानी ये तो या तो ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाएंगे, यानी कनाडा वाले रीजन में, ग्रीनलैंड वाले रीजन में, या यूरेशिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। यूरेशिया का मतलब हो गया यूरोप प्लस एशिया। इन दोनों का जो उत्तरी भाग होगा वहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इनमें, यानी इस सभी रीजन में रूस के साइबेरिया के वन, जिन्हें टैगा कहा जाता है, सबसे अधिक विस्तृत है। यानी अगर हम दोनों रीजन की बात करें, चाहे वो उत्तरी अमेरिका की बात करें या यूरेशिया के उत्तरी भागों की बात करें, तो सबसे अधिक आपके इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे वो रूस के साइबेरिया में देखने को मिलेंगे, जिन्हें टैगा कहा जाता है। इन वनों को बोरियाल भी कहा जाता है, यानी जो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं इनको टैगा फॉरेस्ट भी कहा जाएगा, और दूसरा इन्हें बोरियाल फॉरेस्ट भी कहा जाएगा। जल के अभाव में वृक्षों की पत्तियां नुकीली हो जाती हैं, यानी जो इनकी पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ कर नुकीली हो जाती हैं। तथा दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र की निकटता के कारण अधिक सर्दी नहीं पड़ती है, अतः इस प्रकार के वन पहाड़ी प्रदेशों में ही देखने को मिलते हैं।
अगर हम इनके रीजन की बात करें तो इनका ये रीजन रहेगा, यानी उत्तरी आपका अमेरिका वाला पोर्शन और दूसरा आपका यूरेशिया का उत्तरी भाग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि साउथ में इस टाइप का क्लाइमेट तो है, यानी साउथ में और दक्षिणी भाग में इस टाइप का क्लाइमेट तो है, खासकर यहाँ वाले रीजन में। लेकिन यहाँ पर समुद्र की निकटता रहती है, इस वाली जो ज़मीन है वहाँ से समुद्र बहुत ही पास में है, तो वो उतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ पाती, उतनी ज़्यादा स्नो कैप नहीं हो पाता रीजन। तो केवल जो आपका एंडीज पर्वत है उसकी चोटियों पर इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इधर वाले रीजन में, क्योंकि जो समुद्र का रीजन है बहुत दूर पड़ जाता है इस सब रीजन से, तो वहाँ पे आपको स्टेगा फॉरेस्ट या बोरियल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रीज़ की अगर हम बात करें कॉनिफेरस ट्रीज़ की, तो वो आपका रेड स्प्रूस देखने को मिलेगा, सितका स्प्रूस, वेस्टर्न हेमलॉक, कुछ इस तरीके की सारी वनस्पति आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉनिकल शेप में होती है, ठीक है। देवदार सीडर देखने को मिलेगा, ईस्टर्न हेमलॉक, हिक्स ह्यू, ग्यांट स्क्यूडो, ये भी आपका कॉनिकल शेप में है। रेडवुड देखने को मिलेगा, वॉल्ड साइप्रस, नोवल फर, जापानीज यू, वेस्टर्न लार्क, एडलस सीडर, ये सभी पेड़ पौधे आपके कॉनिफरस ट्रीज हैं। अब यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी जो लकड़ी है बहुत ही सॉफ्ट होती है, मृदु लकड़ी पाई जाती है। जैसे हमने देखा टेम्प जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट थे उनकी हार्डवुड थी, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पे सॉफ्टवुड ट्रीज होती है। जितना कनाडा वाला रीजन है आपका, साइबेरिया वाला रीजन है, या टैगा या वॉरिल फॉरेस्ट है, यहाँ पे सॉफ्टवुड पाया जाता है, मृदु लकड़ी पाई जाती है जिससे कागज़ बनाया जाता है। यानी यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री डेवलप हो गई हैं, दिया सलाई की सीखें बनती हैं, चौखट बनता है, पेटियाँ आदि बनाई जाती हैं, तो ये सभी चीज़ें सॉफ्टवुड ट्रीज से बनती हैं। इस इमेज में देख पा रहे होंगे इस टाइप का आपका कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, यानी आपके शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका टैगा वाला रीजन है, इन जंगलों को टैगा या बोरियल फॉरेस्ट्री कहा जाता है। और ये आपका उत्तरी भागों में देखने को मिलते हैं, चाहे उत्तरी अमेरिका के या आपके यूरेशिया वाले रीजन के। तो इस तरीके से हमारा फॉरेस्ट कवर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फॉरेस्ट का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिश प्रोडक्शन देखेंगे। तो अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।